अभी कल मैंने आपको मालवा का पठार बता दिया था और मध्य उच्च प्रदेश मैंने आपको ये दो बता दिए थे, ठीक है। और मालवा के पठार में जो है आपका भारत का मध्य प्रदेश का सबसे बड़े क्षेत्रफल का पठार है मालवा का पठार। सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है मालवा के पठार में पाया जाता है, ये मैंने आपको कल बताया था। इसका टोटल मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है उसका लगभग 28% जो क्षेत्रफल है वो मालवा के पठार में आता है आपका। तो कल हमने इसके संबंध में पढ़ा था। कई सारे जिले आते हैं, लगभग 18 जिले मैंने आपको इसमें बताए थे, मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं टोटल 18 जिले। सबसे अच्छी जलवायु वाला क्षेत्र है मालवा का पठार, ये मैंने आपको बताया था। मालवा के पठार में जो है आपका सबसे अच्छी खेती होती है, खेती के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। यहाँ पर मुख्य रूप से आपका गेहूं की फसल, सोयाबीन की फसल, कपास की फसल का उत्पादन होता है। मैंने आपको बताया था कल इसके संबंध में। मैंने आपको बताया था कि जो है मध्य प्रदेश का लगभग 80% सोयाबीन जो है मालवा के पठार क्षेत्र से निकलता है, ठीक है। और गेहूं का भी उत्पादन काफी बड़ी मात्रा में इस क्षेत्र से होता है। तो मैंने इसके संबंध में काफी सारे फैक्ट आपको बताए थे कल मालवा के पठार के संबंध में। आज अपन जो है इसमें आगे देखते हैं। आज के चैप्टर में हम जो है बुंदेलखंड का पठार से हम चालू करते हैं। अगला पठार बुंदेलखंड का पठार, जो मध्य उच्च प्रदेश था उसमें 5 सेक्शन आते हैं आपके। मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। तो पहले अपन इनको खत्म करेंगे, उसके बाद फिर बघेलखंड और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी इसको भी अपन पढ़ेंगे। तो मैं आज आपको बुंदेलखंड का पठार इसके संबंध में बताऊंगा, ठीक है। तो आज अपन इसके संबंध में देखते हैं, है ना। आपके जो भी क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, आप मेरे से पूछते हैं ना स्लाइड के लास्ट में, ठीक है। अभी आप इस मैप का एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जिससे फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलूं, है ना। चलो, सो बुंदेलखंड के पठार के संबंध में हम कुछ फैक्ट देखते हैं। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में फैला हुआ है। कहाँ पे आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बुंदेलखंड का पठार है, स्थित है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये आपका, बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में स्थित है, ठीक है। और इसकी औसत ऊंचाई 300 से 400 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी औसत ऊंचाई 300 से 400 मीटर है बुंदेलखंड के पठार की। इसका कुल क्षेत्रफल 54,560 वर्ग किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश के आपका ये कुल क्षेत्रफल है इसका 54,560 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से मध्य प्रदेश के अंदर कितना है इसका 23,733 वर्ग किलोमीटर है। बाकी का जो क्षेत्र है इसका वो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का जो है ये 7.67% है बुंदेलखंड का पठार। सो इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपका बुंदेलखंड के पठार के संबंध में। बुंदेलखंड का पठार जो है वो मध्य प्रदेश के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में है, स्थित है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 23,733 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 7.67% है। और अगर इसका पूरा क्षेत्रफल देखा जाए तो वो 54,560 है, जो कि 2 राज्यों में विभाजित है। आधा लगभग आपका मध्य प्रदेश में है, आधा ही लगभग आपका जो है उत्तर प्रदेश में आता है बुंदेलखंड का पठार। इस पठार का विस्तार मध्य प्रदेश के भिंड, दतिया, शिवपुरी, सागर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ तथा ग्वालियर जिलों में है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के जिले हैं जिनमें बुंदेलखंड का पठार विस्तृत है। जबकि उत्तर प्रदेश के झांसी, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर तथा बांदा जिलों में जो है आपका ये उत्तर प्रदेश के जिलों में फैला हुआ है। तो इन पूरे क्षेत्र को मिलाकर के बुंदेलखंड का पठार जो है आपका स्थित है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये पूरा आपका फैला हुआ है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है।
इसका कुल क्षेत्रफल मैंने जैसा कि आपको अभी बताया लगभग 54,560 है, जिसमें से 23,733 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, और बाकी का क्षेत्रफल जो है वो पूरा आपका उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड का पठार नीस तथा ग्रेनाइट की चट्टानों से मिलकर के बना है। वेरी इंपोर्टेंट, यहाँ पे चट्टानों के प्रकार बताए गए हैं। कौन सी चट्टानें हैं? नीस तथा ग्रेनाइट की चट्टानों से मिलकर के बुंदेलखंड का पठार बना हुआ है। ठीक है, सो ये पॉइंट मैंने कुछ आपको बताए हैं बुंदेलखंड के पठार के संबंध में। यदि इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछे, अदरवाइज इसका एक स्क्रीनशॉट लें और फिर अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। कोई क्वेश्चन है सर? हाँ बोलिए। शिवपुरी तीनों पठारों में आ रहा है, मालवा के पठार में भी, बुंदेलखंड के पठार में भी और मध्य भारत के पठार हाँ में जी, भी। बिल्कुल सही आपने कहा, शिवपुरी तीनों में आया है, क्योंकि शिवपुरी का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा है, मतलब सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और इसका फैलाव तीनों पठारों में है। कुछ हिस्सा बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है, कुछ हिस्सा मालवा में चला जाता है, और कुछ हिस्सा इसका जो है मध्य भारत के पठार में जाता है। ये पूरी तरीके से किसी एक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। कुछ क्षेत्र इसका बुंदेलखंडी, अगर वैसे भी अपन देखेंगे तो कई क्षेत्रों में सीपी के, अगर आप इस तरफ चले जाओगे पिछोर साइड में, खनियादाना साइड में, तो बुंदेलखंडी भाषा बोली जाती है। यहाँ पर ग्वालियर साइड चले जाओगे, आपका मोहना तरफ चले जाओगे तो ग्वालियर की लैंग्वेज टच हो जाती है, तो भाषा में भी बदलाव आता है। ऐसा नहीं है केवल क्षेत्र में बदलाव आया है। तो शिवपुरी का क्षेत्रफल काफी बड़ा है, इस वजह से ये तीनों क्षेत्रों में आपका फैला हुआ है ये जिला। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? अगर सर ऑप्शन में आए तो क्या लिखेंगे? देखो, अब ये जो बात है आपका ऑप्शन में आने वाली, तो जो तो ये क्वेश्चन देगा वो भी ये बात समझता होगा कि किसी एक में नहीं है तो एक में आंसर भी नहीं दिया जा सकता। या तो ये होगा कि शिवपुरी का विस्तार किस पठार में है, तो ऊपर 3 दे दिए होंगे, नीचे दिया होगा उपयुक्त तीनों, ऐसा उपयुक्त सभी। तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है आपका, है ना। मान लो आपसे पूछा कि शिवपुरी निम्नलिखित में से किस पठार के अंतर्गत आता है, उसे बुंदेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया उपयुक्त सभी, तो फिर इसका आंसर उपयुक्त सभी माना जाएगा। ठीक है, ज्यादातर पार्ट किस में आता है? ज्यादातर पार्ट किस में आता है शिवपुरी का? तो ज्यादातर पार्ट मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आता है शिवपुरी का आपका, है ना। और सर गुना? गुना आपका जो है मालवा में चला जाता है। सर मध्यवर्ती उच्च उसमें भी था, हाँ, मध्य उसमें भी भारत था, के लेकिन पठार। उसका ज्यादातर पार्ट आपका मालवा में जाता है। अगर अपन मैप देखेंगे तो उस मैप में आपका क्लियर होगा। ये देखो, यहाँ पे आपको ये मैप दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, तो ये यहाँ पे कहीं आपका शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। अगर अपन देखें तो ये कुछ हिस्सा आपका कहाँ चला जाएगा, इसका मालवा में, कुछ हिस्सा इसका आ जाता है आपका मध्य भारत में, और यहाँ पे ये जो हिस्सा है आपका ये चला जाता है बुंदेलखंड में। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा पड़ता है आपका। पिछोर खनियादाना का जो इलाका है वो पूरा बुंदेलखंडी क्षेत्र है आपका, है ना। तो उस क्षेत्र, वो वाला जो पूरा क्षेत्र है वो बुंदेलखंडी क्षेत्र कहलाता है। और कोई कंफ्यूजन इस स्लाइड में? नहीं सर। चलो इसका एक स्क्रीन। सर इससे, हाँ बोलिए। सर इससे पहले कोई स्लाइड थी क्या? इससे पहले जो है केवल एक मैप था बुंदेलखंड के पठार का, कोई स्लाइड डिस्क्राइब नहीं किया। बुंदेलखंड के पठार का मैप था। मैं एक बार फिर से कर देता हूँ जिससे आप देख लें उसको आसानी से। ये है आपका, ठीक है। तो इस मैप का भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कुछ और फैक्ट। यह पठार पन्ना श्रेणी, बिजावर श्रेणी और चंदेरी पाठ से घिरा हुआ है। ये इसका इसके अंदर आते हैं आपके, इसके अंतर्गत ये क्षेत्र आते हैं, पन्ना श्रेणी, बिजावर श्रेणी और चंदेरी पाठ। और इस पठारी क्षेत्र में नरहट कगार भी स्थित है। ठीक है, ये नरहट कगार आपका इससे क्वेश्चन आ चुका है, पूछा जा चुका है। नरहट कगार किस भौतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वो बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत ही आता है आपका नरहट कगार। कगार क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। कगार ढलानी क्षेत्र होता है, ढलानी हिस्सा होता है। ठीक है,
वो कगाय कहलाता है। तो नरहट कगाय आपका बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। अभी ये जो जगह आई हैं आप लोगों ने देखा होगा, मैंने भी वीडियो बनाकर डाली थी जेल प्यारी की। तो इसमें आपके 2018 का जो पेपर है ना जेल प्यारी का, मैं उसका अभी एक वीडियो बना करके डालूंगा यूट्यूब पर, पूरा उसका 2018 के पेपर का, जिसमें जीके का पोर्शन कंप्लीट करूंगा मैं। तो उसमें 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आपके गिन करके एमपी से हैं, ठीक है। एमपी से लगभग 15 क्वेश्चन है उसमें आपके, और 5 क्वेश्चन करंट में से हैं। तो यदि आप में से कोई तैयारी कर रहा हो किसका, जेल प्यारी के एग्जाम का, और सभी को डालना चाहिए, तो उसमें जो है आपका एमपी को अच्छे से आप तैयार करना, ठीक है। और एक करंट अच्छे से तैयार करना, एमपी का भी करंट अच्छे से तैयार करना, और भारत का करंट भी आपको अच्छे से तैयार करना है। लास्ट 1 ईयर का जो है वो पूरा करंट आपको देखना है। कोरोना से संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं उनको आपको देखना है ना। मैं उसका भी एक वीडियो लेकर के डालूंगा यूट्यूब पर, आप जुड़ेगा उससे चैनल से। मैं उसमें कोरोना से संबंधित भी जितने क्वेश्चन बनते होंगे वो सारे क्वेश्चन का एक मैं वीडियो बना करके उस पर यूट्यूब पे डालूंगा, है ना। तो आप उससे जुड़े हैं। तो ये पठार आपका पन्ना श्रेणी, बिजावर श्रेणी, चंदेरी घाट, ये पूरा पठारी क्षेत्र जो है आपका बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। और एक चीज है, जैसे मैंने बताया था कि अभी कोचिंग को फिर से जो है 1 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया, एक महीने तक और नहीं खुलेंगी। तो तैयारी आप लोगों को ही करनी है अपनी, है ना। इस इंतजार में ना बैठे हैं कि कोचिंग खुलेंगी तब वो सारे पढ़ाएंगे तब अपन पढ़ेंगे। ऐसे ही तैयारी होगी, जैसे अभी मैं आपको करवा रहा हूं ऐसे ही आपको तैयारी करनी है ना। और अपने खुद से मेहनत ज्यादा करनी है ना। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको भी देखना है, और भी हम अलग अलग तरीके से कोशिश करेंगे। मेरी और भी टीचर से बात हुई है, कुछ और सब्जेक्ट को लेकर के भी वो क्लास लेने की बोल रहे हैं। तो अगर ऐसे होगा तो आप उनसे जुड़े, है ना, और जो है उसमें आप जो है लगे हैं। ठीक है, चलो अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। इसमें इस क्लास की प्रमुख नदियों में बेतवा, दसान, पाउज प्रमुख है, ठीक है। ये इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। कौन कौन सी नदी है, कैन, बेतवा, दसान, पाउज, ये इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं आपकी। कैन नदी, बेतवा नदी, दसान नदी और पाउज नदी। काफी इसमें से जो बेतवा नदी है आपकी वो बहुत महत्वपूर्ण नदी है आपकी। कल भी मैंने बताया था मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और कैन नदी भी फेमस है आपकी, छतरपुर से निकलती है कैन नदी। दसान नदी आपकी सीहोर से निकलती है, दसान नदी का उद्गम सीहोर से होता है। और पाउज एक क्षेत्रीय नदी है आपकी, जो कि भिंड वगैरह के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यहाँ से पूरा जाकर के आपका भिंड वगैरह में ये नदी बहती है। तो ये आपकी बुंदेलखंडी नदियां हैं, या बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आने वाली। कोई बात नहीं, माइक ऑफ कर लो, अब आप कंटिन्यू करो। तो ये जो है प्रमुख नदियां हैं, कैन, बेतवा, दसान, पाउज नदी, इन पे ध्यान दें। नेक्स्ट है आपका, यहाँ शीशम तथा सागौन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। हालांकि सागौन तो पूरे मध्य प्रदेश में बहुत पाया जाता है। अपने मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सागौन और साल के वृक्ष पाए जाते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था। और इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन वृक्ष कौन से पाए जाते हैं, तो सागौन के पाए जाते हैं। अपन वन संपदा करके पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें ये क्लियर का हो जाएगा कौन से वृक्ष सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो शीशम और सागौन के वृक्ष बुंदेलखंडी क्षेत्र में ज्यादातर पाए जाते हैं। बुंदेलखंड के पन्ना में हरे रंग का हीरा निकाला जाता है, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, और इसका एक क्वेश्चन जेल प्यारी के 2018 के पेपर में आ चुका है कि हीरा निकालने की फैक्ट्री जो है किस जिले में स्थित है मध्य प्रदेश में, तो उसका आंसर पन्ना है। हीरा से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनता है उसका आंसर पन्ना होता है। पन्ने जिले से ही हीरा निकाला जाता है। यहाँ पे हीरा का कलर भी दिया हुआ है आपका, ग्रीन कलर का हीरा निकाला जाता है बुंदेलखंड के पठार के पन्ना जिले से, ठीक है। बुंदेलखंड के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में पीताम्बरा शक्तिपीठ है, नौखंडा महल है, खजुराहो है जो कि छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है, के मंदिर स्थापित हैं। एक क्वेश्चन मैंने देखा था, आज ही पेपर पढ़ा था, एक क्वेश्चन खजुराहो से था उसमें आपका, ठीक है।
सो बुंदेलखंड के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में पीताम्बरा शक्तिपीठ, नौखंडा महल और खजुराहो के मंदिर शामिल हैं। अच्छा, अब इसमें ये पीताम्बरा शक्तिपीठ और नौखंडा महल कहाँ पड़ता है? आपका दतिया में पड़ता है। और खजुराहो के मंदिर कहाँ पड़ेंगे? आपके छतरपुर जिले के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारा जो है आपका बुंदेलखंड के पठार के संबंध में मैंने आपको डिटेल बताई है। इसमें यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ लें, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लें, जिससे फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आपको लेके चलूं। चलो, अच्छी बात है, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ लेके चलते हैं अपन। अगली स्लाइड, बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, दतिया, शिवपुरी, ग्वालियर, अशोकनगर जिलों में विस्तृत है। ये शायद पॉइंट दोबारा से रिपीट हो गया, मैं पहले बता चुका हूं इसको। ठीक है, जिलों के नाम है आपके जहां यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार विस्तृत है आपका। और उत्तर प्रदेश के झांसी, ललितपुर, जालौन, बांदा जिले आते हैं, ये भी मैंने बता दिया है आपको। हाँ, ये इंपोर्टेंट है आपका। कैन अभ्यारण्य, कैन अभ्यारण्य छतरपुर पन्ना सीमा पर स्थित है। यहाँ पर घड़ियालों का संरक्षण होता है। ये अपन आगे पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में 3 अभ्यारण्य ऐसे हैं जहां पर घड़ियालों का संरक्षण होता है। ठीक है, तो एक तो आपका चंबल नदी पे है आपका अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य का एक है आपका, जहाँ पे घड़ियालों का संरक्षण और डॉल्फिन मछली का संरक्षण होता है। एक कैन अभ्यारण्य है जो कैन नदी पर बना हुआ है, और एक आपका सोन नदी पर बना हुआ आपका अभ्यारण्य है, जहां पर जो है शहडोल के सीधी शहडोल की सीमा पर स्थित है, जहां पर घड़ियालों का संरक्षण होता है। तो मध्य प्रदेश में 3 अभ्यारण्य है जहां पे घड़ियालों का संरक्षण होता है। अब घड़ियाल होते क्या है आपके? घड़ियाल मगरमच्छ प्रजाति का ही है आपका, लंबी चोंच वाला रहता है घड़ियाल। और इनका संरक्षण जो है 3 अभ्यारण्य में होता है। उनमें से एक कैन अभ्यारण्य है जो कि कैन नदी पर बना है, जो कि छतरपुर पन्ना सीमा पर स्थित है। ठीक है, सो ये पॉइंट इंपोर्टेंट है आपका कैन अभ्यारण्य के संबंध में। बुंदेलखंड के पठार में काली तथा लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है बुंदेलखंडी पठार के क्षेत्र में। बुंदेलखंड के पठार की प्रमुख फसल गेहूं तथा ज्वार है। ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे गेहूं और ज्वार की खेती ज्यादा होती है बुंदेलखंडी क्षेत्र में या बुंदेलखंड के पठार में। और बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका, जिसकी कुल ऊंचाई 1172 मीटर है। बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है, जिसकी कुल ऊंचाई 1172 मीटर है, 1172। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सिद्ध बाबा की चोटी। कल आपको ध्यान हो मालवा में मैंने बताई थी 3-4 चोटियां बताई थी, जिसमें आपका लगभग 881 तो था आपका सिगाई की चोटी, और 854 था जानापाव की चोटी था आपका, जो कि ऊंचाई में ज्यादा थी। जबकि बुंदेलखंड के पठार में जो है सिद्ध बाबा की चोटी आती है, जिसकी कुल ऊंचाई 1172 मीटर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये सेकंड लार्जेस्ट है। अगर अपन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, और बुंदेलखंड के पठार में सबसे ऊंची चोटी है आपकी। ठीक है, मध्य प्रदेश में पहले नंबर पर कौन सी आती है आपकी? जो धूपगढ़ की चोटी 1350 मीटर, और दूसरे नंबर पे आती है सिद्ध बाबा की चोटी 1172 मीटर। ठीक है, सो ये मैंने पॉइंट बताए हैं। यदि इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप पूछें मेरे से और मेरे को जो है बताएं। अदरवाइज इसका एक स्क्रीनशॉट लें और फिर अपन आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये बुंदेलखंड का पठार हो गया आपका। यहाँ पे अपन ने ये पूरा सेक्शन कंप्लीट कर लिया। मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार। अपने को क्या याद करना है? अपने को इनमें चोटियां याद करनी है, फसल याद करनी है। अगर चोटी है तो चोटी, फसल, ये कुछ मुख्य पॉइंट है जिनमें से क्वेश्चन बनते हैं। नदियां याद करनी है, नदियां में से क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन सी नदियां किन किन क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं, वो अपने को याद करना है ना।
तो ये सारी चीजें मैंने कवर की है। बाकी अगर किसी क्षेत्र की कोई बहुत ज्यादा बड़ी विशेषता है, कोई दर्शनीय स्थल है, कोई ज्यादा फेमस, तो वो याद करना है। जैसे बुंदेलखंड के पठार में आपका जो है मैंने बताया था खजुराहो है आपका, काफी फेमस स्थल है, तो उसको आपको याद करना है। तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान करना है, ठीक है। नेक्स्ट पठार है आपका रीवा पन्ना का पठार, ठीक है। ये जो पठार है रीवा पन्ना का पठार, ये बुंदेलखंड के पठार और बघेलखंड के पठार के मध्य में है आपका, है ना। ये जो पूरा क्षेत्र है ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है आपका, ये आधा उत्तर प्रदेश आधा मध्य प्रदेश में, और ये जो पूरा क्षेत्र है आपका ये बघेलखंड का क्षेत्र है, जिसमें कुछ हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में है और बाकी पूरा हिस्सा इसका जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ये बघेलखंड का क्षेत्र है, ठीक है। और इनके मध्य में स्थित है आपका रीवा पन्ना का पठार, ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना है, इसकी लोकेशन ध्यान में रखना है रीवा पन्ना का पठार की। आप इस मैप की एक स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। मैप आप याद करें, आप जितना अच्छी तरीके से आपको मैप याद होगा, मैप की लोकेशन याद होंगी, आपके क्वेश्चन उतने ही अच्छी तरीके से बनेंगे और आपको उतना ही ज्यादा समझ में आएगा, है ना। आपको जिलों की लोकेशन पता होना चाहिए, कौन सा जिला कहाँ पे है, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। याद करने का तरीका कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आप मैप को 8-10 बार देखते जाएं सुबह शाम जब टाइम मिले, या आप जो है अपने कमरे की दीवार पे मैप लगा लें, उसको देखते जाएं और एक खाली मैप लें और उसमें खुद से जिले लिखना चालू करें कि कौन सा जिला कहाँ पे मिल जाएगा। खाली मैप नहीं हो तो मैं सेंड कर दूंगा आपको, तो उसका प्रिंट निकाल करके आप उसमें जिले खुद से अपने हाथ से लिखें, ठीक है, तो आपको आसानी से वो याद हो जाएंगे। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं अपन रीवा पन्ना का पठार के फैक्ट देखते हैं। रीवा पन्ना का पठार बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के मध्य में फैला हुआ है, ये मैंने अभी फैक्ट आपको बताया ही था। दोनों के बीच में स्थित है रीवा पन्ना का पठार। इसका कुल क्षेत्रफल 31,954 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। कितना है आपका 31,954 वर्ग किलोमीटर है। अच्छा, इसकी विशेषता ये है कि ये केवल मध्य प्रदेश में है। रीवा पन्ना का पठार केवल मध्य प्रदेश में है, जबकि बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में था, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.37% है। कितना है आपका 10.37% रीवा पन्ना का पठार है कुल क्षेत्रफल का। इसकी औसत ऊंचाई 300 से 450 मीटर है, ठीक है। ये इसकी एवरेज हाइट है, औसत ऊंचाई है। और यहाँ पर लाल पीली मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है, रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। मैं जैसे ये पठार खत्म होते हैं वैसे मिट्टी का चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, मिट्टियां किस क्षेत्र में कौन सी पाई जाती हैं और किस मिट्टी की क्या विशेषता है और किस मिट्टी में कौन सी फसल का उत्पादन होता है। जो अलग अलग क्षेत्रों में फसल के उत्पादन होते हैं वो मिट्टी की वजह से ही होते हैं। जहां जैसी मिट्टी होगी वहां वैसी फसल का उत्पादन होता है, ठीक है। आप गेहूं आपका मालवा में क्यों होता है, क्योंकि वहां पर उस टाइप की मिट्टी है। यहाँ पे सरसों होती है अपनी तरफ, क्योंकि यहाँ पे अलग मिट्टी का प्रकार है। तो जैसी मिट्टी वैसी फसल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रीवा पन्ना के पठार की चट्टानें विंध्यशैल समूहों से मिलकर के बनी है तथा आद्य महाकल्प की चट्टानें हैं। ये आपका प्राचीन टाइम पीरियड है, भौगोलिक दृष्टि से आद्य महाकल्प का समय, ठीक है। और इस समय पर जो है रीवा पन्ना की पठारें की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये मैंने 4 पॉइंट बताए हैं आपको रीवा पन्ना की पठार से संबंधित। यदि इनमें कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, है ना। अदरवाइज फिर मैं जो है आगे की तरफ चलते हैं, इसमें आगे की तरफ देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। सर इसमें आद्य महाकल्प क्या है? ये पृथ्वी के निर्माण के समय को अलग अलग भागों में बांटा गया है। मतलब पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है उस टाइम पीरियड को अलग अलग जियोग्राफिकल दृष्टि से अलग अलग भागों में बांटा गया है, अलग अलग टाइम पीरियड में बांटा गया है। तो उनमें से एक है आपका ये आद्य महाकल्प काल। उसमें कई टाइम पीरियड आते हैं, क्रिटेशियस काल आता है, आद्य महाकल्प काल आता है। तो इस तरीके से पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है उसके कालखंड है ये अलग अलग, है ना। अब ये इसके लिए अपने को भूगोल पढ़ा होना चाहिए अच्छे से, उसमें ये सारा डिटेल में बताया जाता है कि कितने खंडों में पृथ्वी का निर्माण हुआ है, कितने काल खंडों में पृथ्वी का निर्माण हुआ है, ठीक है। चलो और कोई क्वेश्चन इसमें? नो। चलो
नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, रीवा पन्ना के पठार का ये स्लाइड का, फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं अगली स्लाइड। इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो कैन नदी है, टॉन्स नदी है और सोन नदी है। ये नदी इस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। क्षेत्र बहुत कम है आपका रीवा पन्ना के पठार का। तो कैन नदी आपका जो बहती है छतरपुर से, वो इस क्षेत्र में भी प्रवाहित होती है आपकी, ठीक है। टॉन्स नदी है जिसको तमसा भी बोलते हैं, तमसा नदी के नाम से भी जानी जाती है। और सोन नदी है, वो भी इसी क्षेत्र में आपकी चलती है, बहती है। हालांकि यहाँ से निकलती नहीं है, निकलती आपकी जो है वो अनूपपुर जिले के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, लेकिन ऊपर उत्तर की दिशा की तरफ बहते हुए ये जो है रीवा पन्ना के पठार तक आती है, ठीक है। सो ये प्रमुख नदियां हैं इस क्षेत्र की। इसके बाद में रीवा क्षेत्र के अंतर्गत और भी नदी है, जैसे बीहड़ नदी है। बीहड़ पर आपका बहुटी, चचाई और क्योटी जलप्रपात स्थित है। ये मैंने तीनों आपको बताए थे, याद हो। बहुटी, चचाई और क्योटी जलप्रपात स्थित है, जिनकी ऊंचाई क्रमशः 142 किसकी है? बहुटी की, और 130 किसकी है? आपकी चचाई और क्योटी की ऊंचाई है, ठीक है। तो ये इनकी ऊंचाई है, हाइट है जलप्रपात की, वाटरफॉल, जो कि बीहड़ नदी पर स्थित है, रीवा जिले के अंतर्गत आती है ये आपकी, ठीक है। सो ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। कुछ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन इसमें। इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रमुख जिले कौन से हैं? रीवा, पन्ना, दमोह, सतना। ये जिले जो है आपका रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आते हैं। रीवा, पन्ना, दमोह, सतना, ठीक है। तो इनका आपको नाम ध्यान में रखना है। अभी आपने देखा होगा पन्ना जिले का नाम जो है आपका उसमें भी आया था, बुंदेलखंड में भी आया था, यहाँ पर भी आया था। तो दोनों जगह पे ये जिला आपका विभाजित है ना। तो ये रीवा पन्ना का पठार। अगला पॉइंट देखते हैं हम इसमें। इस पठार का मध्य भाग समतल है, जिसे दमोह का पठार कहा जाता है, ठीक है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है ना। और इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है कि दमोह का पठार किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है या कहाँ पर स्थित है। तो रीवा पन्ना के पठार के अंदर ही आपका दमोह का पठार है, जो कि समतल भाग है, दमोह का के पठार के नाम से जाना जाता है, दमोह जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। सो इसमें यदि आपको कोई पॉइंट हो जिसमें क्वेश्चन बनता हो, आप पूछ लें, अदरवाइज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे फिर अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं इसमें। कैन नदी दक्षिण की तरफ जाती है क्या? नहीं, दक्षिण में नहीं जाती, उत्तर में जाती है। तो सर छतरपुर से इधर क्यों आएगी फिर? नहीं, देखो आप छतरपुर से निकल के, एक मिनट, मैप, कैन का जो प्रवाह है कैन नदी का, वो छतरपुर जिले से है आपका, इस तरीके से बहती है वो, ऐसे कहीं बहते हुए आपका पन्ना जिले से होते हुए और फिर ऊपर जाके मिल जाती है, इस तरीके से जाती उत्तर में ही है, ठीक है। अपन जब नदियों का प्रवाह देखेंगे उसमें पूरा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये जो है प्रवाहित होती है कैन नदी, वहां पे आपको और ज्यादा क्लियर समझ में आएगी। छतरपुर से निकलती है और उत्तर दिशा की तरफ जाती है, लेकिन सीधे सीधे नहीं जाती नदियां। कभी ऐसा नहीं कि सीधे ही सीधे जाए, है ना। नदियां घूमते हुए जाती हैं। अब जैसे मान लो आपकी चंबल नदी है, तो वो ऐसा नहीं है, निकलती कहाँ से है आपकी चंबल नदी? महू से निकलती है। अब जाने को वो ऐसी भी जा सकती है, लेकिन ऐसी नहीं जाती। कैसे जाती है? आपकी मंदसौर, नीमच होते हुए तब आपके राजस्थान में जाएगी और फिर आपका जो है जाके मिलेगी। तो काफी घूमते हुए जाती है नदियां, है ना। चलो आगे की तरफ देखते हैं अपन। कुछ और पॉइंट देखते हैं अपन रीवा पन्ना के पठार के संबंध में, कुछ और फैक्ट हम देखते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत मैया वाली माता और चित्रकूट नामक दर्शनीय स्थल स्थित है। तो इम्पोर्टेंट, हाँ बोलिए सर। स्लाइड वापस करना। ये लो, देख लो स्लाइड, और जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया? चलो अब अपन देखते हैं आगे। कौन आया भैया? उदय वाहन।
हाँ, सो इस क्षेत्र के अंतर्गत मैहर वाली माता और चित्रकूट नामक दर्शनीय स्थल स्थित है। काफी फेमस प्लेस है ये आपके। मैहर वाली माता जो मैंने बताया था आपको, मैहर के अंतर्गत आता है, जो कि सतना जिले में स्थित है। ठीक है, हालांकि अब ये नया जिला घोषित हो चुका है मैहर नाम से। तो मैहर वाली माता उसी क्षेत्र में आती हैं। चित्रकूट भी वहीं पड़ता है आपका। ठीक है, इस क्षेत्र को विंध्य कांगड़ी क्षेत्र या विंध्यक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका। विंध्य कांगड़ी क्षेत्र या विंध्यक प्रदेश के नाम से भी इसको जानता है। विंध्यांचल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान में रखना आपका। विंध्यांचल नाम भी इसी क्षेत्र का है। ठीक है, सो विंध्यक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन से खनिज पाए जाते हैं प्रमुख रूप से? तो सीमेंट पाई जाती है, सिलिका पाई जाती है, गेरू तथा हीरे का उत्पादन होता है इस पूरे क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। रीवा जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र में सफेद शेर पाए जाते हैं, व्हाइट टाइगर पाए जाते हैं, सफेद शेर पाए जाते हैं। अतः इसे सफेद शेरों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। किस जिले को? रीवा जिले को सफेद शेरों की भूमि के नाम से जाना जाता है। इंपोर्टेंट फैक्ट है आपका, व्हाइट टाइगर पाए जाते हैं रीवा जिले के गोविंदगढ़ में। ठीक है, और सबसे पहला जो सफेद शेर मिला था वो कौन सा था? उसका नाम था मोहन। मोहन नाम का पहला सफेद शेर मिला था। किसको मिला था? आपका रीवा के महाराज मार्तंड को। ठीक है, मार्तंड राजा को पहला सफेद शेर मिला था मोहन के नाम से, जिसका नाम मोहन रखा गया था बाद में। तो ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है रीवा जिले के संबंध में। और ये सफेद शेरों की भूमि के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अभी आपने एक सुना होगा गोल्डन टाइगर मिला है, एक बिल्कुल सुनहरा शेर। कहाँ पे मिला है पता है किसी को? अभी हाल की न्यूज है ये, मतलब विदिन टाइगर है, कछुआ है। एक गोल्डन कछुआ नहीं है, कछुआ भी मिला है, कछुआ भी मिला है, टाइगर मिला है, गोल्डन टाइगर। गोल्डन टाइगर मिला है असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहां पर गोल्डन टाइगर मिला है, पहला गोल्डन टाइगर, गोल्डन कलर का। ठीक है, ये याद रखना, ये जीके का क्वेश्चन है करंट का। अभी कुछ 10 दिनों के पहले की न्यूज है, ये काफी चली थी। गोल्डन टाइगर मिला है असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, पीले रंग का कछुआ भी मिला है, पीले रंग के मेढक भी मिले हैं अलग अलग प्रकार के। तो ये सारी चीजें मिली हैं, लेकिन मैं गोल्डन टाइगर की बात कर रहा हूं यहाँ पे। सो ये सारे मैंने आपको फैक्ट बताए रीवा पन्ना के पठार के संबंध में। यदि इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप वो मेरे से पूछ लें। ठीक है, यदि किसी को कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, जिससे फिर मैं जो है आगे की तरफ आपको बताऊं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ लेके चले फिर अपन जो है ना। सो यदि कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। पीले रंग का जो कछुआ है वो मिला है आपका उड़ीसा के बालेश्वर में। पीले रंग का कछुआ मिला है उड़ीसा के बालेश्वर में, पीले रंग का कछुआ मिला है। और असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में गोल्डन टाइगर मिला है। ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है ना। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में तो गोल्डन टाइगर का काफी इंपोर्टेंट है। और एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में जो है 70% टाइगर या बाघ मध्य प्रदेश में हैं, इसकी घोषणा हुई है। सबसे ज्यादा बाघ जो है पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में है। अब ये भारत में ही है यानी पूरे विश्व में है, आपका ये कंफर्म मैंने ध्यान नहीं है, लेकिन 70% जो बाघ है वो मध्य प्रदेश में है। तो सर्वाधिक बाघ जो है वो मध्य प्रदेश में है, ये आपको ध्यान में रखना है। टाइगर स्टेट का फिर से दर्जा मिल चुका है, 70% बाघ जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो सो नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें। हाँ, अब आपका नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी के संबंध में पढ़ेंगे। जैसे ये नर्मदा सोन घाटी अपना खत्म हो जाएगा
वैसे ही हमारे 5 क्षेत्र पूरे हो जाएंगे। मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी, यानी कि मध्य उच्च प्रदेश वाला जो पूरा क्षेत्र था वो हमारा खत्म हो जाएगा। तो मैं अब आपको नर्मदा सोन घाटी के संबंध में बताता हूं, इसके फैक्ट में आपको बताता हूं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, ठीक है। याद रखना ये पठार नहीं है, ये घाटी है। पठार यानी उठा हुआ हिस्सा, घाटी यानी कि निचला हिस्सा। घाटी कैसी होती है? निचली हिस्सी होती है, नाली नुमा क्षेत्र होता है आपका। तो ये ढलान वाला या निचला हिस्सा है आपका, नर्मदा सोन घाटी के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी के द्वारा ये इसका निर्माण हुआ है आपका। नर्मदा नदी का प्रवाह है इस क्षेत्र में, इस वजह से इसको नर्मदा सोन घाटी के नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं अपन इसके फैक्ट। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। तो नर्मदा सोन घाटी जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है दूसरे नंबर पे आता है। तो पहले नंबर पे क्या आता है? वही आपका पहले नंबर का भी मैंने बताया हुआ कुछ। कौन सा आता है पहले नंबर पे? पठार। हाँ जी, मालवा का पठार। हाँ, मालवा का पठार। मालवा का पठार पहले नंबर पे आता है, ठीक है। और नर्मदा सोन घाटी आपका दूसरे नंबर पे आता है। मालवा के पठार का 88,000 कुछ था आपका क्षेत्रफल, और इसका 86,000 वर्ग किलोमीटर है, 86,000 वर्ग किलोमीटर। ये जो है आपका नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्रफल है, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 27.14% आता है इस क्षेत्रफल के अंतर्गत आपका, ठीक है, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के अंतर्गत। इनके क्षेत्रफल आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं, क्योंकि क्षेत्रफल में से क्वेश्चन बनता है, एरिया में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नर्मदा सोन घाटी समूहों का निर्माण डेक्कन टैप चट्टानों से हुआ है। डेक्कन टैप यानी दक्कन टैप की चट्टानों से हुआ है नर्मदा सोन घाटी का निर्माण, इस क्षेत्र का निर्माण। इसकी मिट्टी कैसी है? तो गहरी काली मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है। अच्छा, ये चीज ध्यान में रखो, जहां कहीं भी दक्कन टैप की चट्टानें होंगी वहां पे गहरी काली मिट्टी ही पाई जाएगी, चाहे वो मालवा का पठार हो, चाहे आपका ये नर्मदा सोन घाटी हो, या आपका सतपड़ा का जो क्षेत्र है वहां पे भी कई क्षेत्रों में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि दक्कन टैप की मिट्टी ही काली होती है आपकी। पूरे महाराष्ट्र वगैरह में दक्कन टैप की चट्टानें पाई जाती हैं, वहां की मिट्टी भी काली है, इसीलिए वहां पे कपास की खेती ज्यादा होती है। काली मिट्टी गेहूं की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है। नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत गेहूं तथा सोयाबीन की फसल होती है आपकी। ये अभी मैंने आपको बताया था, गेहूं और सोयाबीन की फसल जो है इस क्षेत्र में होती है नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत, ठीक है। सो ये इंपोर्टेंट फैक्ट हैं आपके। कुछ पॉइंट हो आपके तो आप पूछ लें इसमें से, अदरवाइज इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है, अच्छी बात है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम इसमें। अब नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत आने वाले जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें अमरकंटक का क्षेत्र आता है, जहां से 3 नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी 3 नदियां हैं? नर्मदा, सोन और जोहेला। ये 3 नदियां आपकी निकलती हैं नर्मदा सोन घाटी से, ठीक है, जिसमें से नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी है। अच्छा, इनका प्रवाह किस किस दिशा में होता है, यदि ये क्वेश्चन बनता है आपका, तो नर्मदा नदी का प्रवाह पश्चिम दिशा की ओर होता है, और जोहिला नदी जो है आपकी थोड़ा उत्तर दिशा में जाकर के सोन नदी में मिल जाती है, और सोन नदी का प्रवाह उत्तर दिशा में होकर के फिर पूर्व दिशा में चली जाती है, बिहार वगैरह की तरफ चली जाती है आपकी सोन नदी, ठीक है। तो ये प्रवाह आपके इन नदियों के अपन आगे भी पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है आपका, नर्मदा, सोन और जोहिला। 3 नदियों का उद्गम जो है नर्मदा सोन घाटी के अमरकंटक के क्षेत्र से होता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये आपका। इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से जिले होंगे इसमें? शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, खंडवा, खरगोन। ये पूरा जो क्षेत्र है आपका नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत ही आता है। ये सारा इलाका जो है
नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत आता है। नर्मदा सोन घाटी कृषि की दृष्टि से मालवा के बाद दूसरा सबसे समृद्ध क्षेत्र है। किसकी दृष्टि से? खेती बाड़ी की दृष्टि से, यानी कि यहाँ पे खेती अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है? क्योंकि यहाँ पे मिट्टी का प्रकार अच्छा है और नर्मदा नदी की वजह से यहाँ का जो क्षेत्र है आपका वो काफी उपजाऊ क्षेत्र है, इस वजह से यहाँ पे खेती अच्छी होती है। और मालवा के बाद में दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा खेती होती है वो नर्मदा सोन घाटी के क्षेत्र में ही होती है। ठीक है, नर्मदा सोन घाटी से प्राप्त होने वाले प्रमुख खनिज में क्या है आपका? चूने के पत्थर, गेरू, संगमरमर, मैग्नीज और कोयला, इनका उत्पादन होता है इस क्षेत्र से। जिसमें कोयला कहां से मिलता है आपका? कोई बता सकता है कोयला कहां से मिलता है अपने को? है किसी जिले का नाम आपको पता हो, कोयला कहाँ मिलता है मध्य प्रदेश में, किन क्षेत्रों में? चलो हाँ, शहडोल, मैं बता देता हूँ, शहडोल, सीधी, अनूपपुर, ये 3 जिले कोयला के लिए फेमस हैं। संगमरमर कहाँ पे मिलता है आपका? तो कटनी से, जबलपुर से, ये आपका जबलपुर मुख्य रूप से आपका संगमरमर के लिए फेमस है। चूना कटनी से के लिए फेमस है आपका, कटनी जो है आपका चूने के लिए फेमस है। तो इस तरीके से खनिजों का जो है खनन होता है इन प्रमुख क्षेत्रों से, और ये सारे क्षेत्र जो है नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, सो इसमें यदि आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपसे रिलेटेड अगर आपको समझ में ना आया हो तो पूछ लें आप इसमें से। कोयला जो है शहडोल, सीधी, अनूपपुर, इन जिलों से प्राप्त होता है, यानी मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग से, मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले जो है उनसे कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, और जो है चूना मैंने बताया कटनी से, कटनी जिला जो है चूने के लिए फेमस है। और संगमरमर मैंने बताया आपको जबलपुर से, जबलपुर से आपका संगमरमर प्राप्त होता है, और इसी क्षेत्र से ये गेरू प्राप्त होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन, इसका एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला है इसमें सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी को अपन जो है कल देखेंगे, आज नहीं देखेंगे क्योंकि टाइम कम है। मैं दूसरा बता देता हूँ आपको, बघेल खंड का पठार बता देता हूँ, चाहे इसी को देख लेते हैं। सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी ही देखते हैं अपन इसमें। ठीक है, सो सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी जो है आपका तीसरे नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये आपको ध्यान में रखना है। पहले नंबर पे क्या है? मालवा का पठार, दूसरे नंबर पर नर्मदा सोन घाटी, तीसरे नंबर पर जो है आता है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, आप इसको एक फ्रेज है उससे याद कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। मन से मध्य भारत, रीवा, पन्ना, बुंदेल, बघेल, लिखा क्या आपने? क्या बोला मैंने? ये क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रमशः आए हैं आपके। मन से मध्य भारत, मन से मध्य भारत, मध्य भारत, रीवा, पन्ना, बुंदेल, बघेल। ठीक है, ये आपको याद करना है, मन से मध्य भारत, रीवा, पन्ना, बुंदेल, बघेल। ठीक है, अब ये क्या चीज है आपको इसको मैं बता देता हूं। ये एक ट्रिक है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा है उस क्रम को याद करने की। ठीक है, रीवा, पन्ना, बुंदेल, बघेल, ये एक ट्रिक है आपको, इसको आप याद रखोगे तो आपको याद रहेगा कि कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से किस नंबर पर आता है। ठीक है, सो यदि आप अपन इसको देखें बुंदेल, बघेल, अब आप इसको देखो इससे क्या बनना है आपका। तो मन,
मन से माँ से क्या है आपका, माँ से है मालवा का पठार, ना से नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, तो ये पहले नंबर पर मालवा का पठार, दूसरे नंबर पर नर्मदा सोन घाटी, से बनना है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है मध्य भारत। ठीक है, पांचवें नंबर पर आता है रीवा पन्ना का पठार, छठवें नंबर पे आता है बुंदेलखंड का पठार, और सातवें नंबर पे आता है आपका कौन सा क्षेत्र, बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार सातवें नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, सो ये आपका एक पूरा क्रम है, मन से मध्य भारत, रीवा पन्ना बुंदेल बघेल, इसको आपको ध्यान भैया ना से क्या है? हाँ जी, ना से क्या है? नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी, ना से नर्मदा सोन घाटी है। ठीक है, सो मन से मध्य भारत, रीवा पन्ना बुंदेल बघेल, ये क्रमशः हैं। इनके क्षेत्रफल भी इसी हिसाब से लिख लेना। आपका माँ का क्षेत्रफल यानी मालवा का क्षेत्रफल कितना है, नर्मदा का कितना है और कितने परसेंट है, ये भी आपको याद रखना है ना। लगभग 28% मालवा है। ठीक है, नर्मदा का मैंने बताया था लगभग 27%, 26 यानी 27% नर्मदा है। इस तरीके से आपको ये पूरा याद करना है। ठीक है, सो मन से मध्य भारत, रीवा पन्ना बुंदेल बघेल, ये आपको याद करना है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, अभी आपने लिख ही लिया होगा।